देखिए चलो मार्कर कहाँ है, एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है हमसे, ठीक है। ये है x, ये बताओ चलो अच्छा ठीक है, cos y अपॉन x। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा शॉर्टकट मारूंगा क्योंकि अब आपको आ चुका है ये क्वेश्चन, आपको काफी बड़ा है तो इसलिए वैल्यूज बहुत ध्यान से लिखना बेटा इसमें। इज इक्वल्स टू, और मेरी भी वैल्यू बुक से एक बार क्रॉस चेक कर लेना। एक बार क्रॉस चेक कर लेना वैल्यूज को बुक से, ठीक है। अब देखिए फ्रैक्शन होगा तो मैंने आपको बताया है कि अगर कभी भी फ्रैक्शन आए तो उसी फ्रैक्शन को लेट कर लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू वी एक्स, और ये क्वेश्चन कैसा है मेरा, डिफरेंशियल इक्वेशन का है। किसका क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का। या चलो पहले मैं dy बाई डी एक्स प्रॉपर निकाल देता हूँ, उसके बाद ही लेट करता हूँ। तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे, ये dy है तो dx इधर आएगा और ये टर्म नीचे जाएगी, यानी dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, dx इधर ये ऊपर आएगा, x cos y अपॉन एक्स प्लस y sin y अपॉन एक्स, और बाहर y है, y बाहर है, जल्दी में आप y अंदर शिफ्ट करा देते हो, ध्यान रखना। और यहाँ पर आ जाएगा y sin y अपॉन एक्स माइनस एक्स cos y अपॉन एक्स, और बाहर x दे रखा है, ठीक है। अब ये हमारा डी बाई डी एक्स चेक करा देना होमोजीनियस है कि नहीं, ठीक। लेट करेंगे, लेट कितना, फ्रैक्शन को लेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v, तो y इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। ये लेट होगा। लेट करने के बाद हम डिफरेंशिएट किया करते हैं, वो भी एक सा डिफरेंशिएशन है। वैल्यू अब तो याद हो गई होगी क्या बनती है, हाँ, हर बार ये बनती है। तो ये दो वैल्यूज यहाँ पे लगा देनी है, एक डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू और दूसरी y की। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, वैल्यूज सॉल्व करा के लिखूंगा, ठीक है। मैच आप कर लेना खुद से। देखिए x लिखा और cos, सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू कितनी बनेगी, y की वैल्यू vx लगाओगे, x x कट जाएगा, कितना बचेगा v, ठीक है, प्लस y साइन v, और ये आ जाएगा मेरा vx, y की वैल्यू लगनी होती है। फिर आ गया vx साइन v माइनस x cos v, ठीक, और x। अरे बताया ना हम दोनों की वैल्यू इसकी भी लगानी है, मुझे बताया ही नहीं किसी ने, ठीक है। x x कट गया। अब देखो अंदर से डिनोमिनेटर में v कॉमन आ रहा है और न्यूमरेटर में भी v कॉमन आ रहा है, देखो v नहीं सॉरी x x, हाँ x कॉमन लेके इसके x को कॉमन लेके कट जाएगा, ठीक है। अब जो वैल्यू बचेंगी उन वैल्यू में v उधर भेज देते हैं, तो जो वैल्यूज बचेंगी वो कुछ ऐसी होंगी। x dv ओवर dx इज इक्वल टू कितना बेटा, हाँ हाँ ना, v अंदर भेज दो बेटा, बाहर v है ना, अंदर भेज दो, मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ जाएगा v cos v, हाँ। अब जब ये v, ये देखो रुको, अब ये v मैंने इधर भेजा होगा तो क्या करोगे, एलसीएम लोगे, तो ये क्या बन जाएगा v स्क्वायर साइन v, ठीक है, विजिबिलिटी है, ठीक है,
और फिर माइनस माइनस प्लस v cos v, है ना? नीचे वाले में स्क्वायर पूरा नीचे पे x था, कहाँ x है? अच्छा ये एक v है ना, अरे ये v और इनटू इसकी v से मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे तो v की इससे मल्टीप्लाई v स्क्वायर और यहाँ v क्रिएट हो जाएगा और डिनोमिनेटर में v sin v माइनस cos v, ठीक है? क्या कटा? ये कैंसिल हो गया, आपका बचा 2v cos v अपॉन, एक बार क्रॉस चेक कर लेना वैल्यूज, जब दूसरे पेज से आते हैं तो वैल्यू थोड़ी गड़बड़ होने के चांस बढ़ जाते हैं। या वेरिएबल सेपरेशन करते हैं, v sin v माइनस cos v अपॉन 2v cos v dv, ठीक, इज इक्वल टू कितना? 1 अपॉन x dx। अब इंटीग्रेट कर दो, हाँ v वेरिएबल होता है बेटा। अब इंटीग्रेट करते हैं, इसका इंटीग्रेशन स्प्लिट कर दो, दोनों एक साथ लिख दो, ठीक है? या ऐसा समझो 2 को ले ही मत आओ, 2 को वहीं रहने दो, इधर ही रहने दो 2 को, ठीक है, ताकि दिक्कत ही ना हो। अब स्प्लिट कर दो एक बार, इसकी मतलब इसका जो इंटीग्रेशन है वो आपको दिमाग लगाना है, माइंड लगाना है कि इंटीग्रल में जो पढ़ के आए हैं वही आएगा। तो यहाँ पर आएगा v अपॉन वी 1 हो गया, कितना बचेगा? 10v माइनस यहाँ कितना बचेगा? 1 अपॉन v, v भी तो है, और इसका इंटीग्रेशन अभी होना बाकी है। अब हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन, बताओ 10v का इंटीग्रेशन कितना होता है? log व्हाट इज द इंटीग्रेशन? log sec v, पक्का? चलो log v टू log x। अब बताओ c को भी क्या करूं? log में लिखेंगे क्योंकि सब log में है, ठीक है? तो c भी किस में आ जाएगा? log में आ जाएगा, log c। अब देखिए log ये v इकट्ठा करते हैं, v इकट्ठा कर लें, चलो log sec v अपॉन v, ठीक है, log इकट्ठा कर लिया, और इधर आ जाएगा log एक्स स्क्वायर, कितना बेटा? एक्स स्क्वायर अपॉन, नहीं अपॉन नहीं, मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई सी, ठीक है? माइनस लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी। अब ये 2 कहाँ गया? पहले 2 हटाना पड़ेगा, पावर पे जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो गया, फिर लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी, लॉग से लॉग कट गया, बचा सेक वी अपॉन बी। इनकी वैल्यू लगाते हैं, सेक वी का वैल्यू मतलब वी का वैल्यू कितना होगा? वाई अपॉन एक्स अपॉन वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन सी, वो कट गया ना लॉग, ठीक है? एक्स कहाँ पहुंचेगा? दिख रहा है इधर, न्यूमरेटर आ जाएगा, नहीं दिख रहा, एक्स कहाँ आ जाएगा हमारा? न्यूमरेटर आ जाएगा, है ना, इन दोनों का, नहीं डिनोमिनेटर ये जाएगा ऊपर आएगा, हाँ, एक्स एक्स अपॉन वाई सेक वाई अपॉन एक्स, ठीक, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सी। एक एक्स से एक एक्स काट देंगे, एक एक्स से एक एक्स कर दिया, जो बचा वो आंसर। अब वाई इधर शिफ्ट करा सकते हो, इतना और कर सकते हो, सी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ठीक है। मतलब अब चाहो तो जैसे चाहो, जैसे आपको लगे कि दिखने में सिंपलेस्ट फॉर्म लग रही है उस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 17 में सर ए जो ऑप्शन है सर, तो फिर उसमें वो होमोजीनियस इक्वेशन क्यों नहीं हो सकती? ठीक, क्वेश्चन शेयर कर लेते हैं, इसके लिए हमें क्वेश्चन शेयर करना पड़ेगा, बुक 2 चैप्टर कौन सा है? डिफरेंशियल इक्वेशन,
कौन सा पेज नंबर है? ये रहा। देखिए बेटा, इसमें उन्होंने कहा है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो ए पार्ट में आपका क्वेश्चन है कि वो होमोजीनियस, अच्छा इसमें से होमोजीनियस कौन सी है। तो ए पार्ट में आपने पूछा होमोजीनियस क्यों नहीं है। तो देखिए सिंपल है, ए पार्ट में मेरा जो वैल्यू दी है, ठीक है, उसका dy ओवर dx निकालेंगे। उसका क्या निकालेंगे? dy ओवर dx, ठीक। dy ओवर dx निकालने के बाद, dy ओवर dx निकालने के बाद क्या करते हैं आप? x को लैम्डा x से रिप्लेस कराते हैं और y को लैम्डा y से रिप्लेस करा देते हैं। तो बस इतना करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि वो होमोजेनियस है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों। क्वेश्चन है मेरा, हाँ वहां से भी अभी चेक करा दूंगा। क्वेश्चन है मेरा 4x प्लस 6y हाँ इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो आप dy ओवर dx निकालेंगे, जो कि आपको मिलेगा, ये उधर जाएगा, dx नीचे, यानी 3y प्लस 2x प्लस 4 अपॉन 4x प्लस 6y प्लस 5, ठीक। अब आप इसको फंक्शन लेट करेंगे, कैपिटल ना, अरे अभी तो x, y लेट करोगे, बाद में रखोगे ना। अभी तो x, y लेट करोगे, बाद में रखोगे ना। तो अब ये मेरा बन गया है फंक्शन, इसमें हम x को रिप्लेस कराते हैं लैम्डा x से और y को रिप्लेस कराते हैं लैम्डा y से, यानी कि f लैम्डा x लैम्डा y निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है 3 लैम्डा y 2 लैम्डा x प्लस 4 लैम्डा x 6 लैम्डा y प्लस 5। अब बताइए लैम्डा कैसे सॉल्व करूं मैं? यहाँ पे लैम्डा कैसे सॉल्व करें, कॉमन नहीं आ रहा, ठीक। सो इट इज नॉट इक्वल्स टू, मतलब ये आगे इसका फर्दर कोई सिंप्लीफिकेशन है ही नहीं, इसका आगे कोई फर्दर सिंप्लीफिकेशन है ही नहीं, मतलब आपका ओरिजिनल फंक्शन वापस से नहीं मिल रहा है, ऐसा पैटर्न पे नहीं मिला बेटा, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल्स टू, लैम्डा कॉमन लेके काट ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ लैम्डा नहीं है, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस नहीं है। दूसरी चीज मैंने एक चीज बताई थी कि डिग्री वेरिएबल की पावर मिला के मल्टीप्लाई में होगा तो मिला के सेम होना चाहिए। यहाँ 1 है, ठीक है, यहाँ x है, यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री कितनी है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब क्या होता है? उसकी पावर 0 होना, मतलब अगर मैं वेरिएबल में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखा जाएगा। तो इसका मतलब है हर टर्म की डिग्री मैच नहीं हो रही है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ डिग्री नहीं है टर्म की, ठीक है। तो ये हमारा होमोजेनियस देख के भी नहीं पता चल रहा। मैंने बताया था कि ऐसे भी चलेगा, एक्स वाई, ठीक है, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ भी डिग्री 2 है, तो न्यूमरेटर की डिग्री, मतलब हर टर्म की डिग्री सेम होना चाहिए। ये 2 है, यहाँ पे डिग्री 1 क्या बना लेगा? 2 बना लेगा, ठीक है। तो अगर इस तरीके से भी है तभी भी डिग्री मान ली जाएंगी सेम और ये हमारा वैल्यू बनेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है मेरा? यहाँ पर तो डिग्री है ही ना, इसलिए ये होमोजीनियस नहीं होगा बेटा, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट, ठीक है, और कुछ पूछना है बेटा? किसी को कुछ पूछना है बेटा? तो स्टार्ट करें नया टॉपिक। यस सर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है।
कौन शोर मचा रहा है? कौन शोर मचा रहा है? हाँ, कौन है बाहर? बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे। समझ गया? देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, LDE, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, लास्ट एक्सरसाइज। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, कौन सी इक्वेशंस को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं? इक्वेशंस का फॉर्मेट है dy over dx plus py is equals to q। इस फॉर्मेट में जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी उन्हें हम कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, जहां पे p एंड q क्या रिप्रेजेंट करा रहे हैं? p एंड q, जहां पे p एंड q कोएफिशिएंट नहीं बेटा, यहाँ पे रिप्रेजेंट करा रहे हैं फंक्शंस ऑफ किसके? x। किसके फंक्शंस रिप्रेजेंट करा रहे हैं? फंक्शंस ऑफ x, ठीक है। p और q रिप्रेजेंट करा रहे हैं मेरे फंक्शंस ऑफ x, यानी कि कहना क्या चाह रहे हैं हम? एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि dy over dx प्लस साइन x इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग x, ठीक। तो देखिए यहाँ पर मेरा साइन x किसका फंक्शन है? x का है। लॉग y किसका फंक्शन है? x का। ये किसका काम कर रहा है? p का। और ये किसका काम कर रहा है? q का। ये किसका काम कर रहा है? p का। और ये किसका काम कर रहा है? q का। तो ये जो मेरा एग्जाम्पल है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। किसका एग्जाम्पल है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे? ये जो सर्किल किया, ये वैल्यू और ये वैल्यू, बस इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये वैल्यू कुछ भी हो, ये वैल्यू कुछ भी हो, x की हो, बाकी सब नहीं बदलना चाहिए। मतलब dy/dx ही होना चाहिए। यहाँ y है तो y ही होना चाहिए, y का फंक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैं अगर लिख दूं इसे dy/dx प्लस x sin y इज, तो ये गलत हो गया। मैंने आपको क्या लिख के दिया है? y इंटू p, ठीक है। तो y मतलब सिर्फ और सिर्फ y होना चाहिए, ना कि y का फंक्शन। अब x के लिए मैंने x वाले फंक्शन के लिए p और q लिख दिया। मैंने कहा p और q फंक्शंस ऑफ x, x का कोई भी फंक्शन हो वो p और q रिप्रेजेंट करा देगा, ठीक है। अभी चलेंगे बेटा बाहर, ठीक है, अभी चलेंगे बाहर, चलना है, अभी चलेंगे थोड़ी देर में। लिमिट आ गई है, ये साइज करके मैंने यही करा। अच्छा ठीक, तो देखिए, तो यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx होना चाहिए। और एक और चीज, dy/dx का कोई भी मल्टीपल नहीं है, तो कोई मल्टीपल भी नहीं होना चाहिए। और y एज इट इज होना चाहिए, y का फंक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया, ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर साइन y है, मैंने बोला y होना चाहिए, y का फंक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा p और q कुछ भी हो, कोई भी फंक्शन हो x के, तो जैसे log x और sin x। लेकिन कौन लोग नहीं बदलना चाहिए? dy/dx यही होना चाहिए और y, ये लोग फिक्स्ड हो गए, ये एज इट इज होना चाहिए। अब एक और चीज, मान लो, क्या इस दिव्यांश अपने मन में सोच रहे होंगे, क्या सर ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्या चेक करते हैं? इससे स्टैंडर्ड फॉर्म से चेक कराते हैं। y बिल्कुल ठीक है, y है, ये मेरा किसका फंक्शन हो गया? p का। अब ये फंक्शन किसका हो गया? y का। मैंने किसका लिख के दिया था? x का। तो ये क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी स्टैंडर्ड फॉर्म? नहीं होगी, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कंडीशन है कि वो इस शक्ल में होना चाहिए। शक्ल उसकी dy/dx प्लस py = q, ये भी y है और ये मेरा क्या दे रखा है? dy/dx है। और p और q कुछ भी हो, लेकिन ये दोनों नहीं बदलना चाहिए। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की शक्ल पता चल गई। जैसे हमने होमोजीनियस पता किया था, होमोजीनियस में वैल्यू लगा के पता करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कराते हैं, इससे मैच कराते हैं तो हमें पता चलता है कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका सिंप्लीफिकेशन, होमोजीनियस का सिंप्लीफिकेशन मैंने
कैसे पढ़ाया था, क्वेश्चन लेकर, पर्टिकुलर क्वेश्चन लेके, ऐसे ही इसका सिंप्लीफिकेशन होगा कैसे, पर्टिकुलर क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, इसे नोट कर लो, देन पर्टिकुलर क्वेश्चन लेके हम उसका होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंप्लीफिकेशन देखेंगे। देना क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा लेंथी होता है, क्वेश्चन नंबर 2 देख करूंगा मैं। सिक्स है, देखिए सबसे पहले तो इसे चेक करना है क्या ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, तो इसे मैच करते हैं dy/dx। बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। p बताइए कितना है, 3, ठीक है। और अगर x नहीं है, अगर x नहीं है चलेगा, ठीक है। y नहीं है तो नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने कहा p जो है x का फंक्शन होना चाहिए, तो वो 1 भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। जैसे 3 का इंटीग्रेशन करूं तो कितना आएगा, 3x लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, या 3x का एक फाइनल फंक्शन लिया 3x, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करोगे 3 मिलेगा। तो अगर मैं 3 बात कर रहा हूं तो कहने का मतलब है 3 और 3x जुड़ते हैं एक दूसरे से, तो p और q कांस्टेंट भी हो सकते हैं, लेकिन y में नहीं हो सकते p और q, और y कोई फंक्शन नहीं हो सकता, सिर्फ y होना चाहिए। तो ये p हो गया 3, और q मेरा कितना हो गया, e⁻⁻²x, p और q निकाल दिया। इसके बाद आप निकालेंगे if, ठीक है। if का नाम होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, if का नाम होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अब आप निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बताइए बेटा क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर में p का इंटीग्रेशन। हर बार मतलब होमोजीनियस सॉल्व करने का अलग तरीका था, लेट y is equal to vx, but sometimes we used to let x is equal to vy। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने का अलग तरीका है, लेकिन पूरी एक्सरसाइज में यही तरीका लगेगा। जैसे होमोजीनियस में पूरी एक्सरसाइज में एक ही तरीका लगा, ऐसे इसमें पूरी एक्सरसाइज में एक ही तरीके लगेगा। वही तरीका अब हम पढ़ने जा रहे हैं। पहली बार वो तरीका अजीब लगता है, नया लगता है, समझने में दिक्कत आती है। जब हम सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो उससे यूज टू हो जाते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है, e की पावर में p का इंटीग्रेशन, हर बार चाहे कुछ भी हो क्वेश्चन लीनियर का, लेकिन तरीका यही है, e की पावर में p का इंटीग्रेशन। अब p क्या है, 3 का इंटीग्रेशन बताओ, x हो जाएगा, 3 का इंटीग्रेशन 3x, कांस्टेंट नहीं लिखते यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लिखेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकल के आया, e⁻3x, कितना निकल कर आया, e⁻3x। जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी उस स्टैंडर्ड फॉर्म में आप मल्टीप्लाई कराएंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, ठीक। जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी, अरे नहीं शोर नहीं बेटा, शोर नहीं, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, उस स्टैंडर्ड फॉर्म में आप मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा कितना, e⁻3x, इससे मल्टीप्लाई कराते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, LHS और RHS में, दोनों में हर बार यही होएगा। तो ये हो जाएगा e⁻3x dy/dx, कौन सी फॉर्म में मल्टीप्लाई कराते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म वाली, प्लस 3y इंटू e⁻3x। यहां तक समझ आया। पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड फॉर्म से कर देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब जहां से p और q आपने तैयार करेंगे, अब ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, आंखें बंद करनी है, ठीक। आंखें बंद करके आपको लिख देना है डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y, या y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आगे पीछे लिख दो। अपने पास से आप लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक। कहने का मतलब है ये जो टर्म है ना, कि यही बन जाएगी,
तो आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, ये टर्म लिख देनी है। तो मैं ये लिखना स्टार्ट करता हूँ, डी ओवर डी एक्स, वाई लिखा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बताओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? e की पावर 3x इज इक्वल टू ये वैल्यू कितना है, e की पावर x। अब क्रॉस चेक कराता हूँ, इस चीज को मैंने ये लिखा, चेक करूं कि ठीक लिख, मैं वैल्यू सेम लिख सकता हूँ, नई चीज नहीं लिख सकता, मतलब ये इसके इक्वल होना चाहिए। अब चेक करता हूँ है कि नहीं है। यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, द प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन इन दोनों का, ये तो कहना चाह रहा हूँ डिफरेंशिएशन इन दोनों का करके देखते हैं। इसको ऐसे ही रखा, प्रोडक्ट रूल से तो डिफरेंशिएशन होगा, दोनों वेरिएबल है, इसको ऐसे ही रखा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, बीच में क्या लगता है प्लस। अब क्या होगा, y को ऐसे ही रखा, e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना होगा, 3 e की पावर 3x। बिल्कुल ठीक है। तो आपको सोचना नहीं है, ये टर्म, ये बात इंटीग्रेटिंग फैक्टर बैलेंस करेगा प्रोडक्ट रूल को, उसका नाम ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब हुआ कि आप उसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो वापस, मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वापस से वही फंक्शन मिल जाएगा। तो हर बारी ऐसा होगा, आपको कुछ सोचना नहीं है, सीधे सीधे आप लिख देना y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हमेशा जैसे ही मल्टीप्लाई करा एलएचएस, वो अपने आप, जैसे हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करते हैं, तो मैंने कहा कौन क्या ऐड कराते हैं, x का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता है, तो जो x का कोएफिशिएंट होता है उसका हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कराते हैं, अपने आप परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। ऐसे ही यहाँ पर प्रोडक्ट रूल बनेगा ही बनेगा। कब बनेगा, जैसे ही आपने मल्टीप्लाई करा दिया प्रोडक्ट रूल उससे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, हर बारी बनेगा बनेगा, आप चेक कर सकते हो हर क्वेश्चन में। तो क्या टर्म बनेगी, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर इसे पैक करने की कोशिश करोगे तो दिक्कत होगी, इसे याद रख लो, याद क्या रखना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये लिख दिया। अब मुझे डिफरेंशिएशन का साइन हटाना है, कैसे हटाऊं, इंटीग्रेट कर देता हूं दोनों साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूं, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक, एलएचएस में क्या बचेगा, एलएचएस में होगा, मतलब वही बात हो गई, स्क्वायर रूट का स्क्वायर, डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन, तो क्या बचेगा, ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा, y इंटू ई की पावर 3x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर x। यहाँ तो डिफरेंशिएशन नहीं है ना, मतलब ये यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन आएगा, यहाँ पे साइन लिखने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। वो कह रहा है पहले डिफरेंशिएशन करो, फिर आप कह रहे हो इंटीग्रेशन करो, कैंसिल हो जाएंगे। इट इज लाइक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे सीधा सीधा ये वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी भाई, अंदर वाला फंक्शन वापस से मिल जाएगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को काट देते हैं, चाहो तो लिख दो। अब कितना आएगा, y is equal to e raised to the power 3x, e raised to the power 3x plus c, आंसर बेटा e is equal to नहीं मल्टीप्लाई। ठीक, ये मेरा आंसर।